कि यूएसएस ट्रिपली 2200 मरीन्स के साथ खड़ग आइलैंड की तरफ चल चुका है, यानी दैट इज देयर मिशन टू टेक ओवर खड़ग आइलैंड। इनका यह मानना है कि यहां पे ये लोग काबिज हो जाते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं खड़ग आइलैंड को, तो फिर ये इकोनॉमिक नस काट पाएंगे ईरान की। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, हमने उम्मीद कर लिए, अब लड़ाई करने का क्या फायदा, हम लड़ाई अपनी वाइंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं। जो उसके पास मिलिट्री पावर है वो तो है, जो वो दिखा रहा है वो तो है, लेकिन एक पावर है जो ईरान ने अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा है। अब पुतिन ने कह रहा है कि अगर तुम ये कर रहे हो, यानी कि यूक्रेन की मदद कर रहे हो, तो हम भी ईरान की मदद कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम ईरान की मदद करना बंद कर दें? डन, लेकिन तुम यूक्रेन की मदद करना बंद कर दो। ऑफिशियल सेड सम कार्गोज हैड ऑलरेडी अराइव्ड फ्रॉम द यूएस। ये कह रहा है कि 45 दिन। क्या भारत ने एंटिसिपेट कर लिया था? क्योंकि लड़ाई को तो शुरू हुए 45 दिन तो नहीं हुए ना, इट्स जस्ट हाफ दैट टाइम। इट इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने बोला है कि हम अमेरिका को हथियार नहीं बेचेंगे क्योंकि ईरान से लड़ाई चल रही है और हम न्यूट्रल कंट्री। इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्जरलैंड प्रो ईरान है, नहीं, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता चल पा रहा है कि अब यहां से निकलें कैसे, यहां मतलब ईरान से निकलें कैसे। अगर उसको जीतना है या उसकी जीत की ख्वाहिश है तो फिर उसको ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। उसके अलावा अब उसको चारा नहीं दिख रहा है। ये स्टोरी कि यहां पे प्रोटेस्टर्स थे और जैसी अब बमबारी करेंगे वैसे ही लोग उठ खड़े होंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे और काबिज हो जाएंगे सत्ता पर, अब वो हो नहीं रहा है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण यह है कि जब तक बमबारी होती रहेगी ऊपर से, तो लोग सड़कों पे कैसे निकलेंगे। एक बात कही जा रही है, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो ट्रंप के एस्टिमेट थे। दोस्तों, एक जियोपॉलिटिक्स की नई शो है जो हमने शुरू करी है द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके। हमारी शो का नाम ओपन कॉलर है, जिसमें ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड पर मैं इंग्लिश में समझाता हूं। जो हमारे साउथ इंडिया के भाई बहन हैं, उन्होंने काफी फीडबैक दिया है कि मेजर साहब, वी वांट समथिंग इन इंग्लिश बिकॉज वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी, वी नीड समथिंग इन इंग्लिश। एनआरआई ऑडियंस है जो कहती है कि हमें इंग्लिश में ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आती हैं, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश में हम शो लेकर आए हैं। दोस्तों, थर्सडे को हमने ये रिलीज किया था टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐप पे। ये शो जिसका नाम ओपन कॉलर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो है ही, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड वॉच दिस शो। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप के गले में हड्डी फंस गई है। US prepares boots on ground option for Iran's Kharg Island as USS Tripoli heads towards Hormuz. United States' third warship is heading towards the Middle East, with some reports suggesting a possible movement towards the Strait of Hormuz to deploy around 2,200 Marines for a potential operation involving Iran's Kharg Island. Those Marines are coming from the Okinawa-based 31st Marine Expeditionary Unit, a rapid response force of 2,200 personnel, after the Pentagon ordered the unit to deploy. दोस्तों, ये खड़ग आइलैंड है, राइट। मैं दोबारा बार बार इसी मैप पर आऊंगा क्योंकि ये समझाना जरूरी है नक्शे के ऊपर। ये दोस्तों खड़ग आइलैंड है और अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो आप सब जानते ही हैं, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, कई बार आप मीडिया पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे इसको देख चुके हैं। ये जो लाल डॉट है, ये है खड़ग आइलैंड। खड़ग आइलैंड की खूबसूरती है कि 90% जो एक्सपोर्ट होता है ईरान की ऑयल एंड गैस, वो खड़ग आइलैंड से होती है। ये इनका मेन सेंटर है पूरा। खड़ग आइलैंड पे बम मारे थे पिछले हफ्ते, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बम मारा, वहां पे धुआं कर दिया, लेकिन ऑयल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने छेड़ा नहीं। उसने मिलिट्री टारगेट्स पे बम मारे, मिसाइल मारी। अब बात यह है कि अगर इसको टेक ओवर कर देते हैं, इस आइलैंड के अंदर दोस्तों आज की तारीख में भी ईरानी फौजें हैं। अगर उनको निकाल के यहां पे ये जिसको कह रहे हैं कि ओकिनावा बेस्ड 31st मरीन, ये 31st मरीन अगर यहां पे आ जाते हैं, इनका यह मानना है कि यहां पे ये लोग काबिज हो जाते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं खड़ग आइलैंड को, तो फिर ये इकोनॉमिक नस काट पाएंगे ईरान की। ईरान की इकोनॉमी फिर कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है। दैट इज व्हाई this entire operation is being undertaken with the Marines. At the center of these developments in the US Tripoli, an amphibious assault ship capable of transporting, landing and supporting ground troops and their equipment on hostile or foreign shores. USS Tripoli is an America-class amphibious assault ship designed to function as a mobile military base capable of launching air and ground operations simultaneously. Unlike conventional warships, it combines the capabilities of an aircraft carrier and troop transport vessel.
missile. It has advanced aviation assets including F-35B fighter jets, MV-22 Osprey, tilt rotor aircraft and MH-60 Seahawk helicopters. तो दोस्तों अगर इसको यहां पे डिप्लॉय करना है तो जाहिर सी बात है ये ईरान की साइड से तो आ नहीं सकता, ये आएगा कहां से? Where will it come from? Right? ये बहुत बड़ी बात है, अब देखना पड़ेगा पूरे मैप पे कि what are the possibilities. ये इतना बड़ा जहाज है, it functions like an aircraft carrier, also a troop carrier, तो it's not a small little boat that can sneak through. तो ये आएगी कहां से USS ट्रिपली? अगर उसको घुसना है, क्यों घुसने का इलाका तो सिर्फ यही है और ये ईरान कंट्रोल करता है. सो ईदर दे bombard the areas to such an extent कि ये सब लाइडोगो हो जाएं, इस जमीन के अंदर ही घुस जाएं. उसके बाद यूएसएस ट्रिपोली जाए, यहां पे ट्रूप्स को अनलोड करे और इसके बाद यहां पे ये लोग खड़ग आइलैंड पे काबिज हो जाएं, इसको कैप्चर कर लें. ये एक तरीका है. आई डोंट नो हाउ इट विल पैन आउट. अब ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी आदत रही है, कहता कुछ है करता कुछ है, और ये कहता भी है सबके सामने कि यार मैं दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए करता हूं. ये अभी क्या खबर मैंने आपको दी पिछली स्लाइड में? मैंने खबर यह दी कि यूएसएस ट्रिपली 2200 मरीन्स के साथ खड़ग आइलैंड की तरफ चल चुका है. यानी दैट इज देयर मिशन टू टेक ओवर खड़ग आइलैंड. ये मैंने आपको बात बताई थी, याद होगा आपको, 2 मिनट पहले बात चल रही थी. अब ट्रंप कहता है कि ही इज कंसिडरिंग वाइंडिंग डाउन ईरान वॉर. वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स एज वी कंसिडर वाइंडिंग डाउन आवर ग्रेट मिलिट्री एफर्ट्स इन द मिडल ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेररिस्ट regime of Iran, completely degrading Iran missile capability, launchers and everything else pertaining to them, destroying Iran's defense industrial base, eliminating their navy and air force including anti-aircraft weaponry, never allowing Iran to get even close to nuclear capability, and always being in a position where the USA can quickly and powerfully react to such a situation should it take place, protecting at the highest level our Middle Eastern allies including Israel, Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait and others. The Hormuz Strait will have to be guarded and policed as necessary by other nations who use it. The United States does not. If asked, we will help these countries in their Hormuz efforts, but it shouldn't be necessary once Iran's threat is eradicated. Importantly, it will be an easy military operation for them. Thank you for your attention to this matter. अब ये इन्होंने बात कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं अब यहां से निकलने की सोच रहा हूं, मैं यहां से निकल जाऊंगा, यानी कि यूएस को हटा दूंगा, ये लड़ाई हम बंद कर देंगे. ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना. और फिर कहता है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, हम तो यूज करते नहीं है, विच इज नॉट ट्रू बाय द वे, बट कोई बात नहीं. डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा इतिहास है, वो फैक्ट्स डोंट मैटर टू डोनाल्ड ट्रंप सो मच. तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई हम तो यूज नहीं करते, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, जो लोग यूज करते हैं वो आइए, इसको प्रोटेक्ट करिए, और एक बार ईरान में तख्ता पलट हो गया है, रेजिम चली गई, उसके बाद ये सारे के सारे काम आसान हो जाएंगे, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है. ये ट्रंप ने एक बात कह दी है. तो 2 बातें ट्रंप कह रहा है. 24 घंटे के अंदर 2 बातें हुई हैं. एक तो यह है कि ऑन ग्राउंड यूएसएस ट्रिपली और उसका पूरा इकोसिस्टम हिल चुका है खड़ग आइलैंड की ओर. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यार अब तो हम हो गया जो हमने करना था, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, हमने वो मीट कर लिए, अब लड़ाई करने का क्या फायदा, हम लड़ाई अपनी वाइंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसने लिखे हैं यहां पे कि हमने ये कर, नेवी उसकी थी कितनी यार ईरान की, जो ये कह रहे हैं कि हमने नेवी उसकी बर्बाद कर दी. थी कितनी ईरान की नेवी, कोई ये बताए. एयरफोर्स, देयर एयरफोर्स नेवर रियली टुक ऑफ. उनके क्या जहाज थे, स्पेयर पार्ट्स उनके पास है नहीं, कुछ है नहीं उनके पास. तो थे क्या उनके पास? ना एयरफोर्स थी ढंग की, ना उनके पास नेवी थी. तो ये कहना कि हमने दोनों को बर्बाद कर दिया, बर्बाद तो अटैक से पहले भी बर्बादी थे वो लगभग. दे हैड जस्ट फ्यू मिसाइल बोर्ड्स, फ्यू फ्रिगेट्स. ऐसी कोई बहुत लंबी चौड़ी नेवी या लंबी चौड़ी एयरफोर्स थी नहीं. एंड एयरफोर्स लिटरली डिड नॉट टेक ऑफ. कुछ जहाज थे जो उड़े, जिनको शूट डाउन कर दिया, बट द ईरानियन एयरफोर्स, राइट, इट्स नथिंग. देयर इज नथिंग इन द ईरानियन एयरफोर्स ऑलमोस्ट. उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म है, और पहले से ही खत्म है, आज से खत्म नहीं है, पहले से खत्म है. तो ये कहना कि हमने ये तो था ही नहीं कभी यार. तो नाउ ही इज फाइंडिंग अ वे आउट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दे विल गो इन फॉर द खड़ग ऑपरेशन. कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग. Trump has previously indicated the war is almost over, only for it to escalate. The White House this week requested $200 billion more in funding for the conflict. तो व्हाइट हाउस ने फिर मांग लिया है कांग्रेस से कि $200 अरब और चाहिए इस ईरान की लड़ाई के लिए. They need $200 billion more. More troops and warships are being sent to the region. On Friday afternoon in Washington, Trump told reporters from outside the White House as he prepared to embark for Florida, I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. Sources have told the BBC's US partner CBS on Friday that Pentagon officials have made detailed preparations to deploy ground forces into Iran. और ये दोस्तों मैं बहुत पहले से ही कहता चला आ रहा हूं. अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा है मैं रिक्वेस्ट करूंगा
एडिट टीम को कि एक मेरा पुराना वीडियो डालिए जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि इनके पास दो ही चॉइसेस हैं। इनके पास दो ही चॉइस, या तो लोग खड़े हो जाएं या मरीन्स डिप्लॉय करें, ये इन्फेंट्री डिप्लॉय करें जो कि वहां पे जाए और वहां पे जाके ईरान के अंदर काम करे। ये देखिए मेरा पुराना वीडियो। अगर आपको ईरान की लाइफलाइन काटनी है तो फिर आपकी मजबूरी है, यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा आप जीत नहीं सकते। यू कांट विन। ठीक है दोस्तों, यू सिंपली कांट विन जब तक आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड ना हो। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर आप डालेंगे तो उनको खतरा है, लेकिन एक चीज मैनेज की जा सकती है। देखिए, अमेरिकन्स को ऐसा लगा कि हम लोग हमला करेंगे और हमला करने के बाद लोग खड़े हो जाएंगे और लोग कपड़े फाड़ देंगे आयतुल्लाह रेजिम के। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो द अमेरिकन्स आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे थॉट दैट द पीपल ऑफ ईरान विल बी द बूट्स ऑन ग्राउंड। फिर उन्होंने कुर्दों की बात करी। वो मामला पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, नोबडी नोज अबाउट इट। देयर इज सम मूवमेंट बट इट्स नॉट इनफ। खड़ग आइलैंड क्योंकि इट्स एन आइलैंड, राइट, और वो 24 किलोमीटर दूर है ईरानियन मेनलैंड से। तो यूएस एक काम कर सकता है कि उस आइलैंड को अकेला ले ले, उसके ऊपर 1000, 2000, 3000 मरीन्स डाल दे, उसके ऊपर एयर डिफेंस इक्विपमेंट डाल दे और ये इंश्योर करे थ्रू द एयर 24 आवर सॉर्टीज, ये इंश्योर करे कि साहब ये जो पूरा इलाका है ईरान का, जो बिल्कुल खड़ग आइलैंड के सामने है, वहां से रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, वहां से काउंटर अटैक ना आ जाए। इतना अमेरिका इंश्योर कर सकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है ईरान थ्रेटन्स टूरिज्म साइट्स एंड यूएस सेंड्स मोर मरीन्स टू मिडिल ईस्ट as Trump hints at wind down. Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei praised Iranian steadfastness in the face of war in a written statement read on Iranian television to mark Nowruz. Iran's top military spokesperson, General Abul Fazl Shekarchi, warned that parks, recreational areas and tourist destinations worldwide will not be safe for the country's enemies. The threat renewed concerns that Tehran may revert to using militant attacks beyond the Middle East as pressure tactic. And that was bound to happen. दोस्तों कई बार मैं ये भी कह चुका हूं, मैं बार बार अपने पुराने वीडियो नहीं डालूंगा यहां पे, लेकिन मैं कह चुका हूं कि असली पावर ईरान का क्या है। जो उसके पास मिलिट्री पावर है वो तो है, जो वो दिखा रहा है वो तो है, लेकिन एक पावर है जो ईरान ने अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा है, वो है ईरान के प्रॉक्सीज। वो ईरान के स्लीपर सेल्स हैं। और जैसे हमास, हमने तो हमास का नाम सुना है क्योंकि हम जैसे लोग तो जो फॉलो कर रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमास का पहली बार नाम सुना 7 अक्टूबर, जो इसराइल के अंदर बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ था, तब सुना था कि साहब हमास भी कोई चीज है। हमास जैसे 25 हैं इसके पास, ईरान के पास हमास जैसे 25 हैं। कुछ यहां पे कोई बड़ा कोई छोटा, ये सारे के सारे संगठन हैं यहां पे, एंड दे विल कंटिन्यू। ये क्या है, देखिए इनकी धमकी क्या है। एक तो स्लीपर सेल्स हैं इनके अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, एक यहां पे। अब जाहिर सी बात है कि इवन इन यूएई देयर विल बी सम फॉरेनर्स, देयर विल बी अमेरिकन्स, अमेरिकन कंपनीज हैं वहां पे, एम्बेसी का स्टाफ है, डिप्लोमेट्स हैं, 10 लोग हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वेस्टर्न कंट्री से हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, और अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो आप कहीं किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, हम आपको ढूंढ के वहां पे नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये धमकी दी है, एंड दिस इज लिटरली सेइंग दैट वी विल कैरी आउट टेरर एक्टिविटीज। ये कह रहे हैं यहां पे आबू फजल शेखरची, इन्होंने धमकी दी है। अब यहां पे बहुत बड़ी बात है, पुतिन टेल्स ट्रंप आई विल स्टॉप गिविंग ईरान इंटेल इफ यू कट ऑफ यूक्रेन। साफ सीधी बात है। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं दोस्तों। पुतिन ने यह बोला है कि यार देखो, हमारी यूक्रेन से लड़ाई है, तुम यूक्रेन की मदद कर रहे हो, यानी कि रशिया की यूक्रेन से लड़ाई है, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है ना, तभी तो यूक्रेन इतना खड़ा हो पा रहा है, वरना कब का निपटा दिया जा चुका होता। अब पुतिन ने कह रहा है कि अगर तुम ये कर रहे हो, यानी कि यूक्रेन की मदद कर रहे हो, तो हम भी ईरान की मदद कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम ईरान की मदद करना बंद कर दें? डन, लेकिन तुम यूक्रेन की मदद करना बंद कर दो। यही कह रहा है यहां पे। रशिया ऑफर्ड टू स्टॉप इंटेलिजेंस शेयरिंग विद ईरान इफ द यूएस agreed to do the same with Ukraine. According to a report, Moscow has expanded its intelligence sharing and military cooperation with Tehran since the US and Israeli strikes against Iran started 3 weeks ago, including providing coordinates for American military assets in the region. Washington, however, rejected the quid pro quo last week, sources told Politico, after it was presented to Kirill Dmitriev, the Russian envoy, to Steve Witkoff and Jared Kushner, the U.S. envoys in Miami. The offer was enough to spark fears among Kyiv's allies over Moscow's ongoing attempts to create further divisions between Europe and the U.S. As transatlantic relations boil, Ukraine is fearful that its fight against Russia has started to slip from view with the war in Iran dominating the agenda. ये यूक्रेन चाह रहा था कि पूरी दुनिया की नजर उस पर बनी रहे। अब दूसरी जगह लड़ाई हो गई। अब
रशिया और यूक्रेन की कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसलिए ज़ेलेंस्की थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि सेंटर ऑफ अटेंशन होता है तो फिर पैसे वैसे मिलते हैं, मदद मिलती है। यहां पे दोस्तों दो चीजें हैं। पुतिन ने बोला क्विड प्रो को करते हैं, ऐसा करते हैं, तुम यूक्रेन में दखलंदाजी बंद करो, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ईरान में दखलंदाजी बंद करते हैं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अमेरिकन ने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों यही अमेरिकन थे जिन्होंने एक जमाने में सैंक्शन कर रखा था ईरान का तेल। अब कहते हैं कि 140 मिलियन बैरल ईरान अपनी बेच सकता है, उस पर हम सैंक्शन हटाते हैं, राइट? तो ये कई जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये सवेरे कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं। अब यहां पे देखिए रशिया क्या चाह रहा है। रशिया चाह रहा है कि ठीक है, हमने आपको एक ऑफर दिया कि आप यूक्रेन की मदद ना करें, हम ईरान की मदद नहीं करेंगे, हमने आपने ठुकरा दिया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको 10 दिन के बाद दोबारा ये ऑफर देंगे, 10 दिन के बाद दोबारा ऑफर देंगे, आप फिर ठुकरा दोगे, फिर हम 10 दिन के बाद ये ऑफर देंगे। दोस्तों है क्या कि जैसे जैसे ये लड़ाई खिंचेगी, जैसे जैसे नवंबर का जो मिड टर्म इलेक्शन है वो आएगा, जैसे जैसे ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स गिरेंगी, जब जब अमेरिका में बॉडी बैग्स वापस आएंगे, माहौल बदलेगा। रशिया एक बात समझता है, और ये बात ईरान भी समझता है, ये T20 का मैच नहीं है, टेस्ट मैच है, और ये बहुत लंबा टेस्ट मैच है, खिंचने वाला है। चाहे लड़ाई खत्म हो जाए, चाहे मिसाइल, ड्रोन, गोली बारूद ये सब खत्म हो जाए, ये लड़ाई चलेगी सालों। विदाउट वायलेंस ये लड़ाई चलेगी, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और रशिया नोज कि ये लड़ाई इवन विदाउट वायलेंस ये चलेगी। जो दरारें आ गई हैं बीच में, जो ईरान ने अगल बगल की अरब मुस्लिम कंट्रीज पे मिसाइलें मारी हैं, बम मारे हैं, उन पे ड्रोन्स मारे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें जाने नहीं वाली कहीं पे। अगर किसी को गलतफहमी है कि एक बार अमेरिकन फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस हट गई और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बहुत से नॉर्मल नहीं होने वाला। ये अब कभी नॉर्मल नहीं होगा। ये सऊदी अरब का जो बयान है वो बड़ा खतरनाक बयान है। सऊदी अरब ने बोला है कि ईरान ने एक रेड लाइन क्रॉस करी और ये चीज माफ करने के काबिल नहीं है। मतलब यू कांट फॉरगिव दीज थिंग्स, आप भूल नहीं सकते, आप माफ नहीं कर सकते। हमने आपका कुछ नुकसान किया नहीं, आपने हमारा इतना नुकसान कर दिया, क्यों, वाई? तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि रशिया ये ऑफर अपना देता रहेगा, ये बाद में 10-15 दिन के बाद एक बार और धीरे से ऑफर देगा रशिया कि सोच लो, नहीं मान रहे कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद फिर से सोच लो, ये होगा। क्योंकि अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बन रहा है प्रेशर। रशिया 2 चीजें देख रहा है, अमेरिका को क्या डैमेज हो रहा है और तेल के भाव कितने बढ़ रहे हैं, तेल का प्राइस कितना बढ़ रहा है, रशिया मॉनिटर कर रहा है। $110 पर बैरल पहुंच चुका है, उसको पार कर चुका है रादर। 115, 120, 25, 35, 45, 75, 200। कभी ना कभी तो अमेरिका की चीख निकलेगी। और बीच में जब भी ये $10-15 पर बैरल बढ़ेगा, रशिया एक बार फिर से ऑफर करेगा कि देख लो, अगर आपको समझ में आए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर आते हैं। दैट इज गोइंग टू हैपन। यहां पे दोस्तों जो बात हम कर रहे हैं एलपीजी की, आपको पता है भारत में थोड़ी बहुत किल्लत हुई है एलपीजी की, तो यहां पे इंडिया डाइवर्सिफाइज एलपीजी सप्लाईज इंपोर्ट्स 176,000 टन फ्रॉम यूएस। यूएस के पास एलपीजी है, भारत ने शुरुआत कर दी है। India's weekly LPG imports fell to 265,000 tons in the week to March 19th from 322,000 tons on March 5th. West Asia inflows declined to just 89,000 tons in the week to March 19th. Standard and Poor Commodities at Sea added that the alternative regional supplies increased to 176,000 tons, largely from the US in the week to March 19th, up from 0 the previous week when West Asia accounted for 100% of the imports. तो भारत का जो भी इंपोर्ट था दोस्तों, ये वेस्ट एशिया हम लोग बोलते हैं, दुनिया इसको मिडिल ईस्ट बोलती है, एट द सेम एरिया। भारत के 100% जो गैस आती थी मिडिल ईस्ट से आती थी, 100%। अब क्या हुआ है कि यहां पे, और अमेरिका से आती थी 0। अब अचानक इस लड़ाई के चलते अमेरिका से भारी मात्रा में वो गैस आना शुरू हो गई। जो 0 थी ना, वो अब शूट अप कर रही है। अब भारत दुनिया में जहां से गैस मिले, भारत वहां से खरीद रहा है कि भाई पैसा लो, गैस भेजो। तो मुझे लगता है कि कुछ 1-2 हफ्ते की बात है, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, इन द सेंस कि जो लोग किल्लत महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगी। The report said Indian oil marketing companies are likely to import 2.2 million tons of LPG from the US in 2026. CAS data added that US LPG loadings destined for India are increasing with volumes now surpassing those from traditional Gulf suppliers. अब ये जैसे US का ये था और गल्फ का ये था, US का बिल्कुल फ्लैट था, अब ये हो रहा है कि गल्फ का ये है और US का ये हो गया है।
दिस इज हाउ इट इज कि गल्फ का अब हम कम कर रहे हैं और यूएस से भारी मात्रा में कनाडा से बात चल रही है, कनाडा से बात चल रही है। अब ये होगा क्योंकि देखिए भारत इतनी गैस पैदा नहीं करता, भारत इतना तेल पैदा नहीं करता, भारत को 85-90% बाहर से इंपोर्ट करना ही करना है। अब दिस इज नोबडीज फॉल्ट, गलती किसी की तो है नहीं कि अगर भारत की जमीन के नीचे उतना तेल नहीं है जितना भारत को चाहिए। भारत को कहीं से लेना है, अब जहां से मिलेगा वहां से भारत तेल लेगा। Officials said some cargoes had already arrived from the US. While LPG supplies from West Asia take 7 to 8 days to reach India, officials said cargoes from the US take about 45 days, while those from Russia and Japan may take 35 to 40 days. India imports nearly 60% of its LPG requirement and about 90% of it comes from West Asia. तो दोस्तों यहां पे ये कह रहे हैं कि ये 7 से लेकर 8 दिन लेती है। जो मिडिल ईस्ट से आती है, वेस्ट एशिया से आती है, ये गल्फ कंट्रीज से जो एलपीजी आती है वो 7 से 8 दिन लेती है। लेकिन यहां पे कहते हैं कि यूएस का, क्योंकि यूएस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो 45 दिन लगते हैं यूएस से आने में। 45 डेज, इट टेक्स लिटरली 45 डेज। और वही 35 से लेकर 40 दिन लगते हैं अगर रूस और जापान से आते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है। अब जो टाइम है दोस्तों वो टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी उसके आसपास इन्होंने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि ऑफिशियल सेड सम कार्गोज हैड ऑलरेडी अराइव्ड फ्रॉम द यूएस। अब ये लाइन देखिए ना, यहां पे कुछ अधिकारियों का कहना है कि यूएस से ऑलरेडी कार्गो आना शुरू हो गया है। ऑफिशियल सेड सम कार्गोज हैड ऑलरेडी अराइव्ड फ्रॉम द यूएस। ये कह रहा है कि 45 दिन। क्या भारत ने एंटिसिपेट कर लिया था? क्योंकि लड़ाई को तो शुरू हुए 45 दिन तो नहीं हुए ना, इट्स जस्ट हाफ दैट टाइम। तो दोस्तों आप, ये 22वां दिन है ना आज, टुडे इज 21, 28 फरवरी को हुआ था, तो 22 दिन हो गए लड़ाई के। यहां पे कह रहे हैं कि 45 दिन, अगर 45 दिन लग रहे हैं और सिर्फ 22वां दिन है लड़ाई का, यानी कि किसी ने सोचा होगा तभी तो एक कार्गो अराइव करा है फ्रॉम द यूएस। और फिर इसमें डिले नहीं होगा क्योंकि एक बार जा रहा है, 2 बार, ये चलता रहेगा। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। और एक दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, दिस इज फ्रॉम रॉयटर्स। और स्विट्जरलैंड हॉल्ट्स वेपन एक्सपोर्ट्स टू यूएस ड्यू टू ईरान वॉर साइटिंग न्यूट्रलिटी। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है, स्विट्जरलैंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी न्यूट्रल था। स्विट्जरलैंड को किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कहता आप लोग आपस में लड़ो, वेरी गुड, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इन्वॉल्व मत करना। ये स्विट्जरलैंड की एक यूएसपी है, ये खासियत है स्विट्जरलैंड की। और स्विट्जरलैंड ने बोल दिया कि नहीं, अब आप लोग लड़ रहे हो, हम आपको हथियार नहीं बेचेंगे। Switzerland on Friday said it would not issue licenses for companies to export weapons to the United States due to the ongoing attacks on Iran, citing the country's neutrality. The export of war material to countries involved in the international armed conflict with Iran cannot be authorized for the duration of the conflict, the government said in a statement last week. The Swiss government said it had rejected 2 US flyover requests on Iran-related war flights, but permitted 3 others, also citing Switzerland's neutrality law. On Friday, the government said that since the Israeli and US strikes on Iran on February 20th, no new license had been issued for exports of war material to the United States. तो ये यहां पे स्विट्जरलैंड पहला यूरोपीय देश है जिसने ऐसा बोला है दोस्तों। इट इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने बोला है कि हम अमेरिका को हथियार नहीं बेचेंगे क्योंकि ईरान से लड़ाई चल रही है और हम न्यूट्रल कंट्री। इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्जरलैंड प्रो ईरान है, नहीं, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री है। ये कह रहा है कि ठीक है हम आपको हथियार बेचते हैं, लेकिन अगर आपने लड़ाई शुरू कर दी, हथियार आपके डिफेंस के लिए है, आपके ऊपर हमला नहीं हुआ था, हमला आपने करा था, हम आपको हथियार नहीं देंगे। ये स्विट्जरलैंड हैज मेड इट्स। अब ऐसे कोई बड़े हथियार नहीं बना रहा स्विट्जरलैंड की हवाई जहाज बना रहा हो या ऐसा कुछ, बट यस, स्विस स्मॉल आर्म्स एंड अ फ्यू अदर इक्विपमेंट एंड वेपन्स, आई थिंक दे आर अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कोई भी डाउट नहीं कर सकता। वेरी गुड प्रिसीजन वर्क दैट द स्विस डू इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। तो वो स्विस ने डिनाई कर दिया अमेरिकन को और अपनी कंपनियों को लाइसेंस देना बंद कर दिया है कि अब आप अमेरिका कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले फिर याद दिलाऊंगा, ओपन कॉलर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाइए क्लिक कीजिए एंड वॉच ओपन कॉलर। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।